हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर 3 तारीख तीसरा महीना 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 3 तारीख तीसरा महीना 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम आज एनालिसिस करवाएंगे। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी में 30 मैथ पूछा जाता है सिलेबस में, तो 30 मैथ रहता है। अगर बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग 30 रहता है। और जीए का बात करिएगा तो जीए रहता है 40 नंबर, जो पीटी का हम बात कर रहे हैं, जिसमें 40 पोर्शन हम एनालिसिस पर डे करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल पेपर का है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन उठाया जा रहा है और करंट से कितना पूछा जा रहा है। कुछ करंट हम इसमें हटा भी दे रहे हैं। करंट यहाँ से हम बता देते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो करंट से रहता है 40 क्वेश्चन में। तो करंट का भी सेशन हम मंथली करवा रहे हैं। वो मंथली देखिएगा, 2 मंथ का करवा दिए, जनवरी और फरवरी का, और मार्च कंटिन्यू चालू है। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी में एक होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। तो मेंस में आपका यही है कि 35 मैथ पूछ लेगा, 35 मैथ पूछेगा और 35 रीजनिंग पूछेगा, और यही वेटेज 50 बढ़ जाता है, 50 हो जाता है जीए। तो नंबर ऑफ संख्या बढ़ा है क्वेश्चन का, बाद बाकी सिलेबस सब वही है, सिलेबस में कोई बदलाव ना हुआ है। तो 35 दूनी 70 टोटल मार्क्स रहता है 120 क्वेश्चन का, और 120 मार्क्स रहता है 120। तो मेंस का भी हम एनालिसिस करवाएंगे। अभी हम पीटी करवा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं देख रहे हैं तो एनालिसिस देख के और अपना सिलेबस पर पकड़ बनाइए कि किस सिलेबस में कितना वेटेज है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखिएगा, पहला प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो अगर हम इनपुट डिवाइस का बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में हो जाता है माउस और एक स्कैनर होता है, स्कैनर जो भी होता है वो स्कैनर भी आता है, जो इनपुट डिवाइस में ही आता है, इनपुट डिवाइस में ही आता है स्कैनर भी। अगर हम आउटपुट का बात करते हैं तो आउटपुट में स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट है। तो ये तीनों आता है जो आउटपुट डिवाइस हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। अगर बात करते हैं आउटपुट में, एक होता है, पूछ लेता है प्लॉटर, तो प्लॉटर भी होता है जो आउटपुट डिवाइस ही है। आउटपुट डिवाइस प्लॉटर भी हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया। ये कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो ये माउस और स्कैनर होता है जो इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो अगर सहारा रेगिस्तान का बात करिएगा तो ये है अफ्रीका में। कहाँ? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी है तो उत्तर अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान नॉर्थ अफ्रीका में है। अगर हम भारत का बात करते हैं तो भारत में पड़ता थार रेगिस्तान का अगर बात करेगा तो ये पड़ता है भारत में। तो पूछेगा कि भारत में कौन सा रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान है। ये बताइए सहारा कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? तो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। अगर हम ईरान का बात करते हैं तो ईरान में 2 फरवरी ईरान का बात करेगा तो 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। और 2 फरवरी को ही हम रामसर साइट दिवस मनाते भी हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें रामसर कन्वेंशन में 170 मेंबर जुड़ा हुआ है, और भारत इसका जो दर्जा साइन किया था वो किया था 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें जुड़ा था, भारत इस पर सिग्नेचर किया था, भारत। अगर हम भारत में अगर पूछेंगे कि अभी कितने यहाँ भारत में कितने हेरिटेज अभी इसका है रामसर का, तो रामसर का अभी हेरिटेज इसमें कितना है? तो टोटल 85 है। अभी वर्तमान में रामसर साइट में भारत का कितने हैं? तो 85 साइट है। तो हम बात किए
कन्वेंशन का, तो 2 फरवरी 1971 को रामसन कन्वेंशन का स्थापना हुआ था। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को जुड़ा। और अगर भारत का वर्तमान में साइट देखेगा तो 85 साइट रामसर में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अगले प्रश्न पर हम देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाता है। पौधों और पशुओं को दोनों को खाते हैं, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर्वाहारी कहते हैं। जो पौधों को और पशुओं को दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी में हो गया, जो पौधों खाते हैं वो शाकाहारी हो गया, पौधे खाते हैं जो शाकाहारी हो गया, और जो पशुओं को खाते हैं, जो पशुओं को खाते हैं वो मांसाहारी हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, तो सर्वाहारी, सर्वाहारी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आपको पता होगा कि कंप्यूटर 2 प्रकार का इसमें होता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और एक होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का अगर बात करेगा तो प्राइमरी मेमोरी में होता है रैम, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, तो रैम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में होता है रोम। अगर हम रैम का बात करते हैं तो रैम का होता है रीड एक्सेस मेमोरी, या रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी बोलेंगे रोम का। और अगर रैम का बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी, इसको ही बोलते हैं हम वोल्टाइल मेमोरी, और इसको बोलते हैं नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर 2 प्रकार का हुआ, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में होता है रोम, और रोम को होता है रीड ओनली मेमोरी, और उसको हम नॉन वोल्टाइल कहते हैं। तो पूछ लेता है कि बताइए कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सा वो है, तो नॉन वोल्टाइल है। प्राथमिक कौन सा है, तो वोल्टाइल मेमोरी है। प्राथमिक क्या है, तो वोल्टाइल हो गया, और सेकेंडरी क्या है, तो नॉन वोल्टाइल हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा रैम। क्या होगा, रैम होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले पर जाने से पहले देख लीजिए कुछ। अगर हम देखते हैं USB का अगर बात करते हैं तो USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है। अगर DVD का बात करते हैं तो DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है DVD का। USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, और CD का होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सा हो गया, रैम, जो इसको हम वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं, वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोल्टाइल मेमोरी कौन सा हो गया, तो रैम, वोल्टाइल मेमोरी हो गया रैम। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। इनके कुछ पुस्तकें भी लिखा गया था, जिसे अग्नि का उड़ान इसी ने लिखे थे, अग्नि का उड़ान यही इसी ने लिखे थे, अब्दुल कलाम ने। अगर हम बात करते हैं तो फिर इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखे थे, इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखे थे। अगर बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर लिखे थे, विंग्स ऑफ फायर लिखे थे। अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट बने थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर, तो ये 2002 में बने थे। कब बने थे, तो 2002 में बने थे। अगर हम बात करते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया
किन्हें बोला जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि का उड़ान भी लाया था, इग्नाइटेड माइंड्स, फिर विंग्स ऑफ फायर, और 2002 में ये राष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू। तो वाई आई एम ए हिंदू बोले तो कौन? शशि थरूर। कौन बोले थे? तो शशि थरूर बोले थे कि वाई आई एम ए हिंदू, शशि थरूर बोले थे। वाई आई एम ए हिंदू, शशि थरूर। और इनका एक और पुस्तक है एन आर डार्कनेस, एन आर डार्कनेस, एन आर डार्कनेस भी इन्हीं का है। एन आर डार्कनेस किनका है? तो शशि थरूर का है। वाई आई एम ए हिंदू कौन? तो शशि थरूर थे। फिर चेतन भगत का अगर बात करते हैं तो 5 पॉइंट सम वन किसका है? तो चेतन भगत का। 5 पॉइंट सम वन चेतन भगत का हो गया। अगर हम बात करते हैं हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं का था। हाफ गर्लफ्रेंड किनको था? तो चेतन भगत का ही था। फिर वन इंडियन गर्ल भी चेतन भगत का था। वन इंडियन गर्ल किनको था? तो चेतन भगत का ही था। अगर हम सलमान रुश्दी का बात करते हैं तो सलमान रुश्दी, देखिएगा, सलमान रुश्दी लिखे थे मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। क्या लिखे थे? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रेन लिखे थे। मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गया सलमान रुश्दी का। चेतन भगत का हो गया 5 पॉइंट सम वन, फिर हुआ था हाफ गर्लफ्रेंड, फिर वन इंडियन गर्ल। और शशि थरूर का बात करिएगा तो आई एम ए हिंदू, और एक लिखे थे एन आर डार्कनेस लिखे थे कौन? तो शशि थरूर लिखे थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता था। केंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केंडुली उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में केंडुली उत्सव मनाया जाता है। तो केंडुली उत्सव पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देना या योजना बनाना और बढ़ावा देना हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस इंडिया का शुभारंभ कब किए थे? तो देखिए, जो मलेरिया मुक्त बनाना है या मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट जो किया गया था वो 2030 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2030 में मलेरिया मुक्त का एक प्राथमिकता दिन था जो योजना बनाने को बढ़ावा दिया गया था। तो हम बात करेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर का अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में। कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें मेंबर का बात करेगा तो मेंबर इसमें अभी वर्तमान में 185 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। कितना? तो 185। अगर बात करते हैं तो ये 28 जून 1919 को इनका गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 28 जून 1919 को। इसका हेडक्वार्टर हो गया जिनेवा और मेंबर कितना अभी है? तो 185 मेंबर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद लक्षित वार्षिक औसत विकास की दर कितनी है? तो ये है 9%।
बोला 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितना था, तो 9% था। अगर हम पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 में, 1951 में आया था पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से 1956 तक चला था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। दूसरा का बात करेगा तो 1956 से 1961 तक चला। तीसरा का बात करेगा तो 1961 से 66 तक चला था। अगर हम बात करते चौथा, तो चौथा जो अवकाश आया था जो 66 से 69 तक चला, 66 से 69 तक चला, वो था अवकाश। क्या था? तो अवकाश था। अगर फिर आगे देखिएगा तो 69 से 74 तक चला जो चौथा था, 69 से 74 तक चौथा था। अगर उसी तरीक़े से आगे बात करिएगा तो 74 से 1974 से जो चला वो 1974 से 78 तक, 1974 से 78 तक चला था। और इसी तरीक़ा से फिर 78 से 79, 1978 से 79 जो आया, 79 ये चला कैसे रोलिंग, क्या हुआ? तो रोलिंग प्लान चला। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय जो योजना आया था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना आया था 2007 से चला 2012 तक, 2012 तक की 11वीं पंचवर्षीय योजना चला। और इसी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की लक्षित वार्षिक 9% रखा गया था। अगर हम पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना की जगह पर आ गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ किसकी? तो पंचवर्षीय योजना की जगह पर। और इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम करते हैं, जो वर्तमान में अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान, किसमें? तो आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर हम आर्थिक विज्ञान का बात करते हैं तो ये अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। आर्थिक विज्ञान के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल दिया गया था 1998 में। 1998 में आर्थिक सम्मेलन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर हम सुकुमार सेन का बात करते हैं तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते होंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे? तो जयप्रकाश नारायण भी आए थे, जयप्रकाश नारायण आए थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और जेपी कृपलानी साथ में आए थे। तो कौन आए थे? 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल, जेपी कृपलानी हो गए, फिर हो गए राजेंद्र प्रसाद जी, और फिर हो गए जयप्रकाश नारायण जी साथ आए थे। अगर दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को दिया गया है 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी बोलता है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है वो है ग्वालियर में स्थित। कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि विसरण एक प्रक्रिया है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, अगर हम विसरण का बात करते हैं तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, निम्न सांद्रता की ओर फैलता है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है, ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। अगर हम बात करते हैं WBC का, तब WBC जो होता है वो रक्त, अगर हम ब्लड का बात करेंगे तो ब्लड को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक बांटते हैं RBC, एक बांटते हैं WBC, और एक बांटते हैं प्लेटलेट्स। क्या है? तो प्लेटलेट्स। अगर हम RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं? तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? तो थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो कम से कम जो बोलते हैं रिपीट कर देते हैं ना, वो लिख लिया करना, ठीक है। तो देखते हैं आरबीसी को क्या बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। तो आपको दिया गया है कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको हम बता देते हैं कि कंप्यूटर से अगर एनटीपीसी का बात करिएगा तो कंप्यूटर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, कहीं कहीं 3 से 4 पूछता है, या 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही। अगर हम देख रहे होंगे लगातार, अगर जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं उससे आपको अनुभव हुआ होगा कि कंप्यूटर का 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। तो इसी तरीक़ा से कंप्यूटर को भी नहीं छोड़ सकते हैं, कंप्यूटर भी देखिएगा। तो इसका बोला है, प्रश्न में बोला गया है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा होता है। तो पेस्ट शॉर्टकट कुंजी का बात करेगा तो Ctrl+V होता है, Ctrl+V होता है। कट करने के लिए Ctrl+C हो गया। तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक वयस्क मानव का हृदय का औसत वजन का, तो औसत वजन होता है 300 ग्राम। कितना ग्राम होता है? तो 300 ग्राम होता है औसत वजन। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। अगले प्रश्न पर देखिएगा, अगले प्रश्न में, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार किस वर्ष गाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रगान का पहली बार कब गाया गया था, तो एक अधिवेशन चल रहा था, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में, ये 1911 में कोलकाता में जनगण मन गाया गया था, जनगण मन गाया गया था। और इसका रचयिता का अगर बात करेगा तो इनका रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल दिया गया था, और ये नोबेल मिला था किसके लिए? था गीतांजलि के लिए। किनका? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल दिया गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो पहली बार गाया गया था 1911 में। अगर हम बात करते हैं 1911 में ही, तो 1911 में ही जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली समारोह में भाग लिए थे। और उस समय अगर बात करिएगा तो उस समय जो गवर्नर था यहाँ का गवर्नर था, जो वो था लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। जॉर्ज पंचम आके यहाँ 3 डिसीजन लिए थे, 3 डिसीजन, जिसमें पहला डिसीजन जो था, जो 1905 में बंगाल विभाजन का जो ऐलान हुआ था उसको रद्द किया जाएगा। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। पहला में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा बात हुआ कि बंगाल से बिहार को अलग किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। और तीसरा था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाया जाएगा। कलकत्ता से राजधानी कहाँ गया? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली गया। कहाँ? तो दिल्ली। तो 3 घोषणा हुआ था 1911 में। 1911 में 3 घोषणा हुआ। पहला हुआ बंगाल विभाजन रद्द, दूसरा हुआ बंगाल से बिहार को अलग किया गया, और तीसरा घोषणा हुआ कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले गया। अगर हम बात करते हैं इसी में, तो इसी में 1912 में ये तो घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन राजधानी का दर्जा जो मिला दिल्ली ले गया गया 1912 में। उसी तरीके से बंगाल से बिहार को अलग भी किया गया तो 1912 में। तो घोषणा हुआ था 1911 में ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम 1909 का बात करते हैं तो 1909 में जो हुआ था मार्लो मिंटो सुधार आया था।
मिंटो सुधार हो गया किसमें, तो 1909 में। ये बताइए कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी हो गया तो 1912 में स्थापित हो गया था। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान कौन था। तो अगर चंद्रमा पर का बात करेगा तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, और जो उतरा था 20 जुलाई 1969 को लॉन्च हुआ था। 1969 को लॉन्च हुआ था, 20 जुलाई 1969 को लॉन्च हुआ था। और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो सतह पर पैर रखने वाले पहला व्यक्ति थे। तो पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा की सतह पर पहली पैर रखने वाले व्यक्ति कौन था, तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और इनके साथ एल्ड्रिन भी गए थे और एडविन भी गए थे। अगर हम बात करते हैं कि प्रक्षेपित कहाँ से हुआ था, अगर प्रक्षेपित का बात करिएगा तो प्रक्षेपित जो हुआ था वो प्रक्षेपित हुआ था फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष से, फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष से हुआ था, कैनेडी अंतरिक्ष से हुआ था। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन हो गया, तो अपोलो 11 हो गया। कब भेजा गया था, तो 1969 में भेजा गया था। कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो चंद्रमा की सतह पर पहला पैर रखने वाला व्यक्ति था। और प्रक्षेपित हुआ था फ्लोरिडा कैनेडी से हुआ था, फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष यान से, अंतरिक्ष से केंद्र से क्या हुआ था, तो प्रक्षेपित हुआ था। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला इनमें से कौन सा महारत्न दर्जा का बोला है कि इनमें से कौन सा महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। महारत्न दर्जा प्राप्त टोटल अभी वर्तमान में बात करेगा तो 13 कंपनी को महारत्न मिला हुआ है। कितने कंपनी को मिला हुआ है, तो 13 कंपनी को महारत्न मिला हुआ है, जिसमें IOCL का भी है, भेल का भी मिला हुआ है, गेल का भी मिला हुआ है। इसी तरीक़ा से NTPC भी पूछ लेता है तो NTPC को भी मिला हुआ है। फिर इसी तरीक़ा से BPCL का पूछ लेता है, BPCL का भी पूछ लेता है, ONGC भी पूछ लेता है, सेल भी पूछ लेता है। तो ये सब का मान्यता मिला हुआ है। तो याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी 13 है, जिसमें MTL नहीं है। बाकी IOCL भी है, भेल भी है, गेल भी है, सेल भी है, ONGC भी है, NTPC भी है, CIL भी है, BPCL भी है और भेल भी है। इसी तरीक़ा से याद रखिएगा महारत्न कंपनी कितना अभी वर्तमान में है, तो 13 कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MTNL। ये है जो महारत्न कंपनी का दर्जा इसको नहीं मिला है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है। नृत्य शैली चेडी का उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है, तो हुआ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो हुई है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा या सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो स्थित है वो है गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में है। और यहीं पड़ता है लोथल बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में ही पड़ता है। लोथल बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो राजस्थान के कालीबंगा में मिला था। राजस्थान के कालीबंगन में जोते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन में मिला था। अगर हम बात करते हैं हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हल का साक्ष्य मिला था बनवाली से। कहाँ से, तो बनवाली से मिला था। तो हल का साक्ष्य मिला था बनवाली से। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा, कहाँ, राजस्थान से। सुरकोटदा कहाँ से, तो गुजरात से। लोथल बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो ये भी गुजरात में पड़ता है। तो पहला प्रश्न जो प्रश्न दिया गया है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है कहाँ, तो गुजरात में। कालीबंगा में क्या है, तो जोते हुए खेत है। हल का साक्ष्य मिला था बनवाली से। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बनवाली से मिला था। अगले प्रश्न देखेंगे।
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि भारत में सिजदा प्रथा, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा जो शुरू किया था वो किया था गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं कि सिजदा प्रथा बलबन ने शुरू किया था, इल्तुतमिश का बात करिएगा तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन का शासन जो चला था वो 1206 से 1211 तक ही चला था। 1206 से 1211 तक किसका चला था? 1211 ने 1210 तक चला था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर हम इल्तुतमिश का बात करते हैं, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का जो कार्यकाल चला था वो चला था 1211 से 1236 तक चला था। 1211 से 1236 तक कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का था 1206 से 1212, और इल्तुतमिश के पुत्र ही थी रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। ये चल रहा था 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 40 तक, 1236 से 40 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल था 1211 से 1236 तक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करेगा तो 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। तो बोला कि सिजदा पैगोश किसने शुरू किया था? तो सिजदा लाया था गयासुद्दीन बलबन ने। कौन लाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने लाया था। अगले प्रश्न पर देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर हम बात करते हैं राजगोपालाचारी का, तो राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो भारतीय अगर लगा दिया, भारतीय इसी में लगा देगा तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। और अगर बोलेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर सरदार पटेल का बात करेगा तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। इन्हीं को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी का जो अध्यक्ष थे कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी थे। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था? तो अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का, तो आयोजित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आरंभ हुआ। उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे। कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे। तो पूछेगा कि बताइए कि जब पहली बैठक शुरू हुआ उस समय अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए बनाया गया। जब 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगर इसी में प्रश्न में पूछेगा कि बताइए कि सलाहकार में कौन थे? तो सलाहकार में B.N. राव थे। सलाहकार में अगर पूछ लेगा कि सलाहकार कौन थे, सलाहकार में B.N. राव थे।
B.N. राव थे। B.N. राव थे। तो सलाहकार में पूछेगा तो B.N. राव थे। फिर पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया तो 11 दिसंबर 1946 को। बताइए अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कब बनाया गया तो 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुआ था। पहली बैठक हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि संविधान को अंतिम बैठक कब हुआ था, तो संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बताइए कि संविधान को तैयार कब हुआ था, तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसी को बोलते हैं कि अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत ये इसी डेट में किया गया था कि संविधान अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को। मतलब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। और इसमें आपसे पूछा कि पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का, तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द गढ़ा था वो गढ़ा था जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। कौन गढ़ा था, तो पुरकिंजे ने गढ़ा था। कौन सा, तो प्रोटोप्लाज्म। अगर कोशिका की खोज बोलेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर चार्ल्स डार्विन का अगर बात करेगा, तो चार्ल्स डार्विन ने विकास सिद्धांत भी दिए थे। विकास सिद्धांत कौन दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन दिए थे, ओरिजिन, ये तो विकास सिद्धांत दिए थे, विकास सिद्धांत दिए। और इसी ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी दिए थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी कौन दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। फिर बोलेगा कि बताइए प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया था, तो पुरकिंजे ने। फिर चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो विकास सिद्धांत भी दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी दिया था। फिर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था, तो कोशिका की खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। अगर हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड का, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड लखनऊ में। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण ये 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। अगर हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में। और वापस कब लिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को, जिसके कारण जल्दबाजी में ही असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। आपको पता है 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन, तो राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन, तो राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। राजकुमार शुक्ला ने बुलाए थे। 3 कठिया पद्धति के मैटर था चंपारण सत्याग्रह में। अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ आए थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, JB कृपलानी जी आए थे, और जयप्रकाश नारायण साथ में आए थे। अगर हम इसी में 1919 का बात करते हैं, तो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगर यह बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश दिया था R डायर ने। कौन दिया था, तो R डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो पंजाब का गवर्नर था O
ओ डायर। तो ओ डायर ने आदेश दिया किसको, आर डायर को, और आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो आर डायर ने दिया था। लेकिन पूछेगा उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो वो ओ डायर था। कौन था, तो ओ डायर था। ये बताइए 1913 का बात, तो 1913 में हुआ था गद्दर पार्टी की स्थापना। कौन सा, तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था, और ये कौन कर रहे थे, तो लाला हरदयाल कर रहे थे। कौन किए थे, तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल किए थे, हरदयाल, लाला हरदयाल गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड। कहाँ, तो उत्तराखंड। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि किस सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहला गुरु थे गुरु नानक। कौन थे, तो गुरु नानक थे सिख धर्म के पहला गुरु। कौन थे, तो गुरु नानक थे। अगर हम गुरु नानक के बाद बात करते हैं, तो गुरु नानक नहीं, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ इनका हुआ था, तो तलवंडी में, तलवंडी में जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगर दूसरा बोलेंगे कि दूसरा सिख धर्म का कौन थे, तो अंगद देव थे। तो ये बताइए पहला में गुरु नानक हो गए, पहला में अगर बात करेंगे तो पहला में हो गया गुरु नानक जी, गुरु नानक हो गए, पहला में नानक हो गए। अगर दूसरा का बात करेंगे तो दूसरा में अंगद हो गए, अंगद। अगर तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा था रामदास, रामदास। और चौथा बात करिएगा तो चौथा था रामदास, पहले था अमरदास, अंगद हो गया, अमरदास था, पहले हो गया अमरदास, अंगद के बाद अमरदास, अमरदास, फिर था रामदास, रामदास के बाद फिर था अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद उसके बाद है हरगोविंद, हरगोविंद, हरगोविंद। और हरगोविंद के बाद हरि राय, हरि राय, हरि राय के बाद हो गया हरि किशन, हरि किशन, हरि किशन हो गए। और हरि किशन के बाद थे, हरि किशन के बाद तेग बहादुर। नौवां गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर, तेग बहादुर। और 10वां गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा या पटना साहिब में। कहाँ, तो पटना साहिब में हुआ था, पटना साहिब में। और खालसा पंथ की भी स्थापना यही किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो सिख गुरु का पहला जो गुरु था, सिख धर्म में पहला गुरु थे, कौन थे, तो गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कौन सी पशु उत्तक प्रकार का नहीं है। तो अगर पूछा है कि कौन सा पशु उत्तक प्रकार की नहीं है, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक ये नहीं है। बाकी त्वचीय उत्तक है, पेशी उत्तक है, और संयोजी उत्तक है। ये है जो पशु उत्तक में आता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक पशु उत्तक में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी सब सही है, त्वचीय, पेशी और संयोजी है जो पशु उत्तक में आता है। अगले प्रश्न पर देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर बात करिएगा कि आरबीआई का मुख्यालय का, तो आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ, तो मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में है। अगर बात करते हैं कि इसका गठन जो हुआ था, वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 का, 1 अप्रैल 1935 का क्या हुआ था, तो गठन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो पहला भारतीय गवर्नर इसमें था CD देशमुख। कौन थे, तो CD देशमुख पहला भारतीय गवर्नर थे। अगर बात करेगा कि बताइए पहला गवर्नर कौन था, तो ओ स्मिथ था, ओसबर्न स्मिथ था, ओसबर्न स्मिथ था, स्मिथ था। तो ओसबर्न स्मिथ थे जो पहला गवर्नर थे। अगर राष्ट्रीयकरण का बात करेगा तो इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, तो मुंबई में। एक गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। और पहला गवर्नर पूछेगा तो ओसबर्न स्मिथ थे, ओसबर्न स्मिथ थे। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि सार्क की सदस्य देखिएगा, सार्क का सदस्य। तो अगर हम सार्क के सदस्य का बात करते हैं तो सार्क के सदस्य कितने हैं, तो सार्क के सदस्य
टोटल 8 है। कितने? तो टोटल 8 हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं सार्क में, इसमें देखिएगा सार्क का सदस्य देशों की संख्या, तो इसमें हम बताएं कि कितना है, तो 8 सदस्य है। कितने सदस्य है? तो 8 सदस्य है जो सार्क के सदस्य के देशों की संख्या है। अगर हम बात करते हैं कि सार्क का गठन का, तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। मेंबर कितना है? तो 8 मेंबर है। अगर हम 8 को मेंबर का बात करते हैं तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इंडिया है, और इंडिया के बाद फिर मालदीव है, मालदीव के बाद हो गया श्रीलंका। कौन? तो श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना है जो सदस्य है किसका? तो सार्क का। सार्क का सदस्य कितना हो गया? तो 8 सदस्य हो गया। कब स्थापना हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, यहीं से पूछ लेता आसियान का। आसियान, तो अगर हम आसियान का बात करते हैं तो आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो हेडक्वार्टर पड़ता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पड़ता है। तो कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है आसियान का। अगर बात करेगा तो इसमें मेंबर का, तो मेंबर टोटल 10 है, जिसमें इंडिया इसका सदस्य नहीं है। तो एशियन का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को। जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और अगर बात करेगा तो सदस्य कितना है? तो 10, और भारत इसका सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला माइकल ओ डायर को हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो ये किए थे उधम सिंह ने। कौन किए थे? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर के किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर ही थे। इसीलिए इनको जाके लंदन में उधम सिंह ने कब मारा था? तो 1940 में हत्या किया था। 1940 में इनको गोली मारा था। कौन? तो उधम सिंह ने। तो ये बताइए माइकल ओ डायर कहाँ? पंजाब का गवर्नर था, पंजाब के गवर्नर था। हम पूछेंगे कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो दिया था आर डायर ने। किसने दिया था? तो आर डायर ने दिया था। अगर हम बात करते हैं यहीं भगत सिंह का, तो भगत सिंह राजगुरु और बंटू केशवर दत्त, ये तीनों को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। तो भगत सिंह, राजगुरु और बंटू केशवर दत्त तीनों को क्या हुआ था? तो फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। अगर हम एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो टीका की खोज किए थे टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। लुईस पास्चर रेबीज की खोज किया था। रेबीज का टीका की खोज किया था कौन? तो लुईस पास्चर। मेंडल का बात करते हैं तो अनुवांशिक का जनक ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, तो मेंडल अनुवांशिक का जनक हो गया। अगर बात करते हैं तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गए? तो कार्ल लिनियस हो गए। कौन हो गए? तो कार्ल लिनियस हो गए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि झूठ को पता लगाने में किस मशीन का उपयोग करते हैं? तो पॉलीग्राफ का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि उज्जैन में अगला
उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा? तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो होगा वो होगा 2028 में। कब होगा? तो 2028 में होगा। कौन सा? तो कुंभ मेला। कहाँ? तो कुंभ मेला होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ जो अगला कुंभ मेला होगा वो होगा 2028 में। 2028 में। ये सेशन यहीं समाप्त होता है। इस शिफ्ट में इतना ही प्रश्न दिया गया था। अगर ये सेशन देखने में आपको सुविधाजनक हो या फायदेमंद हो रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।